भारत अपनी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को अगले दशक में 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की तैयारी में लगा है और इस माइलस्टोन को हासिल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है। इन दो कोर सेक्टर्स में ग्रोथ को दिशा मिल रही है बी टू बी सेक्टर से खास तौर से, और इसी ग्रोथ में मुख्य किरदार निभा रहे हैं भारत के छोटे और मध्यम वर्ग के बिजनेसेस और साथ ही किसान, जिन्हें पिछले 10 सालों में मिल रहे डिजिटल सपोर्ट में पहले जहां जियो था, यूपीआई था, अब 5G नेटवर्क का सहारा है और मेक इन इंडिया भी काफी मददगार साबित हुआ है। अब इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए B2B सेक्टर के सामने क्या है बड़े चैलेंजेस और किस तरह के ट्रेंड्स फिलहाल उभर कर आ रहे हैं, इसी पर मैट्रिक पार्टनर्स इंडिया ने डिजिटाइजिंग मेक इन इंडिया एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट की इनसाइट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैट्रिक्स पार्टनर्स के प्रिंसिपल सुदीप्तो सनिग्रही, वी ग्रो के फाउंडर शोभित जैन और कैप्टन फ्रेश के फाउंडर और सीईओ उत्तम गौड़ा। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट और एक बहुत ही इन डेप्थ रिपोर्ट दरअसल मैट्रिक्स पार्टनर इंडिया ने पेश की है, जिसमें शोभित और उत्तम आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है। मैं सुदीप्तो आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूंगी कि इस रिपोर्ट को पेश करने के का मकसद क्या था, और इस रिपोर्ट में आपने कहा है कि B2B एक वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है। ऐसे आपको क्या मिला इस रिपोर्ट को तैयार करते समय जो आपको लग रहा है कि शायद एक जनरेशन में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी? Got it. First of all, thank you, Harshada, for having us on the show. Really appreciate it. As you mentioned, right, India will move from a $3.5 trillion to $7 trillion economy over the next, say, 7 to 10 odd years. अगर $3.5 to $7 trillion वाली जर्नी में a significant portion of the GDP growth will come from manufacturing and agriculture. Why? उसके तीन चार कारण हैं. First, for the first time across farmers, traders, middlemen, etc., everyone in India is getting digitized. Second, all of these people are coming to the formal economy or the organized economy for the first time because of GST, e-way bills, Jan Dhan Yojana, etc. उसके ऊपर अगर हम ग्लोबली देखें दुनिया में क्या चल रहा है, इफ यू लुक एट पोस्ट कोविड चाइना +1 सेंटिमेंट अक्रॉस पीपल, after the Russia-Ukraine war, overall people wanting to diversify their supply chains out of Eastern Europe and Europe, a lot of the focus globally has come to India, that India will produce and manufacture for the world. And finally, government के बहुत initiatives are like Make in India, which is boosting these sectors. So it's a combination of all of these things that we feel that it's a once in a lifetime opportunity in manufacturing and agriculture, which is why we did the report. और इस रिपोर्ट में आप लोग ये एम्फसाइज करते हैं कि B2B सेक्टर से ये ग्रोथ आएगी, और मुझे याद है तकरीबन 8 साल पहले जब B2B स्टार्टअप्स की बस शुरुआत हो रही थी, दैट होल कल्चर चेंज्ड इन द लास्ट 8 इयर्स। पहले सिर्फ B2C था, ई कॉमर्स का खूब बोलबाला था, लेकिन B2B स्टार्टअप्स जिसमें उत्तम आपकी कंपनी कैप्टन फ्रेश है और शोभित आपकी कंपनी वी ग्रो है, मुझे ये बताइए किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी में देखने को मिला है आप जैसी कंपनियों के आने के बाद। उत्तम, लेट्स बिगिन विद यू, क्योंकि आप बहुत ही यूनिक सेक्टर में काम कर रहे हैं जो लार्जली इट वाज परहैप्स लेफ्ट टू जस्ट द वेदर, फिशरी सेगमेंट को आप एड्रेस करते हैं। ये बताइए, ये B2B स्टार्टअप यहाँ पर जो आप लोगों ने खड़ा किया है, किस तरह का चेंज आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी है? थैंक यू अर्शदा. So our excitement to get into B2B seafood was it is large. India is extremely blessed, so to say, in terms of resources. But from an output standpoint, it was not as exciting, right? Even smaller countries like Norway or Thailand, which had far fewer resources, were much larger in the scheme of things when it comes to exports. So अपना एक्साइटमेंट यही था, अगर हम B2C सेक्टर में जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रहा है उसको हम इस सेक्टर में कनेक्ट करेंगे तो उससे क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है जी। इसमें द वे वी सी इट इज एनी P2B trade has a set of transactions and there is an inherent friction in those transactions. Now, how do we use technology to remove those friction? And that is, I would say, if I have to simplify what we are trying to do, I think that is a very simplistic way of expressing
what we are as a business. We are trying to remove the obvious friction in the business. And to add to what Sudipta was saying, at the ecosystem level, government is doing a lot of things that is removing friction naturally, which जी is GST, Jandan, e-way bill, all of that, so that the whole industry is in a cohesive manner, right? Now, coming to how we are using technology to remove friction, the first step in this entire piece is digitization of every step. शोभित, आप लोग भी जैसे कई सारी कंपनियां इस सेक्टर में जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं का फोकस था फार्म टू फोक पर, लेकिन आपने कहा हम मिडिलमैन को अलग करते हैं, सबसे ज्यादा सहूलियत देते हैं फार्मर्स को क्योंकि वही हीरो हैं स्टोरी के। अब बताइए डिजिटाइजेशन किस तरह से एड कर रहा है इस हीरो को एक सुपरस्टार बनाने में? Again, thank you, Arshada, for inviting us. Very clear, I think B2B sector अगर आप देखोगे और specifically अगर आप एग्रीकल्चर और फार्मर्स को देखोगे, आई थिंक दो जगह फार्मर्स की हिस्टोरिक प्रॉब्लम रही है। एक है ट्रस्ट, एंड मैं उसके बारे में बात करूंगा कि वो ट्रस्ट क्यों इतना प्रॉब्लम रहा है, और दूसरी प्रॉब्लम रही है एक्सेस टू कस्टमर्स नेशनली और इंटरनेशनली। हिस्टोरिकली एक फार्मर का लाइफ देखो तो ही इज द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर। वो खुद अपने पैसे से एक फार्म पे बीज सोता है, उसके बाद पूरी साल वो सींचता है, वेदर पे डिपेंड करती है, सारी इश्यूज आते हैं, एंड एंड में उसकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है, नॉट जस्ट कमर्शियली बट इमोशनली ऑल्सो, कि यार इसका मुझे सही मूल्य मिले, सही टाइम पे मिले, और मूल्य टाइम पे मेरे अकाउंट पे आ जाए, पैसे तो मिल जाए मुझे। एंड हिस्टोरिकली ये तीनों चीजों में उसे बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं रहा है सप्लाई चेन में जी। एक कस्टमर को हमेशा ये लगता है कि माल कहाँ उगेगा, मैं साउथ में मान लीजिए तमिलनाडु में एक शहर में बैठा हूँ, वो एप्पल उग रहा है हिमाचल में, वो किस गांव में उग रहा होगा, कैसी कंट्रोल होगी क्वालिटी, मैं वहां जाके अगर खरीदूंगा तो बाकी फ्रूट्स कैसे खरीदूंगा, उसके कारण मैं लोगों को बोलता हूँ यार मेरे को दिला दो जी। उसके कारण इतने मिडलमैन आ जाते हैं, और वो सब सिर्फ इंफॉर्मेशन के नाम पे मार्जिन उठाने लगते हैं कि मुझे पता है कस्टमर कौन है, वो बंदा उसके पहले पता है कि मुझे पता है उसका कस्टमर कौन है, उसके कारण मार्जिन उठाने लगते हैं। तो उसके कारण पूरा कस्टमर जो जेन्युइन एक कस्टमर माल खरीदता है और एक फार्मर जो एक्चुअली माल ग्रो करता है, वो ब्रेक हो चुका है जी। तो डिजिटाइजेशन से जब सबसे ज्यादा बेनिफिट फार्मर्स को ये मिलता है कि बिकॉज हम ट्रस्ट इकोसिस्टम लाते हैं, एक कस्टमर को ये पता चलता है कि कहाँ माल उग रहा है, हम बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन करते हैं, एंड वील टॉक अबाउट दैट लेटर कि कैसे इंडिया के लिए मैकेनाइजेशन करना जरूरी है वर्सेस कॉपिंग एन आइडिया फ्रॉम आउटसाइड। उसके कारण क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, उसकी लाइव वीडियो फीड कस्टमर को जाती है, उसे बहुत कंफर्ट आ जाता है कि जो माल मुझे मिल रहा है सही है। उसके कारण पूरी इंडिया से जो एक्सेस मिलता है एक ही फार्मर को कि आज मेरा माल ग्रेट सॉर्ट होके जो विग्रो करता है पूरे इंडिया में कोई भी खरीद सकता है, उसके कारण उसे काफी बड़ा एक्सेस मिलता है मार्केट को, प्लस उसे ट्रांसपेरेंसी मिलती है प्राइसिंग। फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस मॉडल है कॉल्ड फ्रूटेक्स, ये एक डिजिटल मार्केट प्लेस या डिजिटल मंडी है, इंडिया की पहली फ्रेश डिजिटल मंडी आप बोल सकते हो, सबसे बड़ी। एंड इसमें क्या होता है कि फार्मर्स अपने मटेरियल को भेजते हैं, वो घर में बैठे लाइव एक्सपीरियंस देखते हैं। जैसे ही माल मंडी पहुंची उन्हें एक अमेजोन एक्सपीरियंस की तरह एक लिंक आता है उनके व्हाट्सएप पे। 100% फार्मर्स व्हाट्सएप यूज करते हैं आज कि क्या हुआ, आपका माल ग्रेड हो गया, आपका माल ये हो गया। उसके बाद एक लाइव बिडिंग होती है जिसका भी अपडेट उन्हें मिलता है। तो ये सारी चीजें फार्मर को बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट देती है कि ये जो मुझे माल मिल रहा है ये एक बेस्ट प्राइसिंग हो सकता है, और साथ में मेरे माल का ध्यान दिया जा रहा है, उसे मल्टीपल हैंडलिंग करके वेस्टेज नहीं दिया जा रहा है, उसके कारण उनकी नेट रियलाइजेशन बढ़ जाती है। So I think for a farmer, getting a right price for the right quality and getting money on bank on the same day, that is the most delightful thing that you can do to a farmer. And आप उसकी पूरी आउटपुट को सिक्योर करते हो कमर्शियली एंड फाइनेंशियली पूरी फैमिली को। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे, बट आई थिंक ब्रिंगिंग ट्रस्ट फॉर बोथ कस्टमर की क्वालिटी सही है और सही टाइम पे मिल रहा है, एंड एक फार्मर को मुझे सही प्राइस, जेन्युइन प्राइस मिल रहा है, इज द बिगेस्ट वैल्यू एड आई थिंक B2B में आ सकता है, जो हिस्टोरिकली बहुत ही ब्रोकन है। इस चर्चा में लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे जानेंगे कि B2B सेक्टर में किस तरह का पोटेंशियल है और कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कृषि और मैन्युफैक्चरिंग में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और फोकस है B2B स्टार्टअप्स पर। कैसे डिजिटाइजेशन की मदद से मेक इन इंडिया का प्लेटफॉर्म और भी सफल रहेगा। मेरे साथ इस चर्चा में है मैट्रिक्स पार्टनर्स के प्रिंसिपल सुदीप्तो सनिग्रही, वीग्रो के फाउंडर शोभित जैन और कैप्टन फ्रेश के फाउंडर एंड CEO उत्तम गौड़ा।
सुदीप, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपकी रिपोर्ट ने ये भी एनालाइज किया है कि किस तरह से डिजिटाइजेशन में बदलाव देखने को मिले। अब वो वेव ऑफ डिजिटाइजेशन देखें तो 2005 से 8 के बीच या फिर 2010 तक हमने देखा था ई कॉमर्स की बड़ा अच्छा खासा चलन था, ऑल कर्टसी टू फ्लिपकार्ट एंड द लाइक्स जो बाजार में आए। वहां पर एक आम नागरिक, एक आम कंज्यूमर ऑनलाइन गया। उसके बाद जो अगला ट्रांजिशन था कि होलसेलर्स ऑनलाइन जाते हुए दिखाई दिए, फिर फार्मर्स और ऑफ कोर्स फैक्ट्रीज ऑनलाइन आई हैं, जिसका एक उदाहरण ऑफ कोर्स हम वी ग्रो और बी टू बी बिजनेस दूसरी जो कंपनियां हैं उसमें देख रहे हैं। अब सवाल ये है, अब यहां से अगला जो चेंज आएगा, अगला जो रेवोल्यूशन आएगा इस पूरे सेक्टर में, बी टू बी स्पेस में ही, वो क्या हो सकता है? तो picking on from what Uttam and Shobit said, right? अगर आप उनकी बातें सुनो तो you will realize that for the first time the farmer and the fisherman are comfortable using tech. ये है digitization की wave कि fisherman is comfortable to see satellite data से कि उनको अपना बोट कहाँ लेके जाना है. Farmers are actually bidding live on an app, right? That's a big change. India में across factories and farmers close to 200 million SMBs है, small and medium business owners. देश को तरक्की करने के लिए we have to enable these small and medium business owners to do better. तो देश तब तरक्की करेगा जब फार्मर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और उसको अच्छा दाम मिलेगा, फिशरमैन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, उसको अच्छा दाम मिलेगा, फैक्ट्री ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, अच्छा दाम मिलेगा. गिवन दे आर यूजिंग टेक, आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटीज आते हैं इन एसएमबीज और मिडिलमैन की लाइफ्स को अपलिफ्ट करने के लिए. मैं 3-4 क्विक उदाहरण दूंगा. फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबली इंडिया के सामानों का बहुत डिमांड है. फॉर एग्जाम्पल कैप्टन फ्रेश इंडिया के तमिलनाडु के कोस्ट से टेक्स फिश एंड टेक्स टू द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा. तो क्या हम फार्मर्स, फिशरमैन, फैक्ट्रीज को कैन वी कनेक्ट देम टू डिमांड ऑफ द वर्ल्ड? सेकेंड, इनको फाइनेंसिंग की बहुत दिक्कत है. Can we create fintech solutions where we give credit to factories and farmers? जी. Third, they are looking for good quality raw materials. कि अच्छे seeds मिल जाए, अच्छा raw material for production मिल जाए. Can we provide good quality raw materials? And finally, can we give them enough tech and solutions कि उनकी productivity of the farm ही बढ़ जाए? तो enable farmers and fishermen, I think startups के पास बहुत opportunities हैं. And I think a lot of the startups are doing great jobs in that space. But 10 साल में बहुत और opportunities आने वाली है क्योंकि आज के डेट में फार्मर और फैक्ट्री में यूज कर रहा है प्रोडक्ट, यूज कर रहा है टेक, which is why you can connect with them and build these solutions. इनफैक्ट वही है, टेक्नोलॉजी कई सारे दरवाजे खोल रही है. अब यहां से आगे कितने और दरवाजे खुलेंगे उत्तम? आप ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे थे, ये बताइए what is going to be the next level for Captain Fresh going forward? जो क्योंकि बेसिक्स जो प्रॉब्लम थी आप या तो उसे लार्जली सॉल्व कर चुके हैं या फिर यू आर नियरिंग दैट सॉल्यूशन. अब यहां से अगला पड़ाव, what will the pivot be? So if you see, overall vision was that how do we ensure that Indian supply becomes globally competitive? Because this is one category which is globally traded. Seafood $400 billion का industry है, उसमें 200 billion worth of exports होता है, which as a percentage अगर देखा जाएंगे तो it's one of the most traded commodities. तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इस इंडस्ट्री में कैसे बढ़ा है, विच मीन्स दैट ये जो फिशरमैन से नेक्स्ट स्टेज जो है, जो फैक्ट्रीज की बात कर रहे थे सुदीप, तो दैट इज वेयर वी आर प्लेइंग एन एक्टिव रोल. अगर वो वाला लेयर देखोगे आप, ऑफ कोर्स देयर आर 2 or 3 or 4 top players, but if you see otherwise there are more than 1,000 factories, 1,000 players, where we are not telling, let's say, a India story to the world, right? Take let's say a Norway example. आई एम श्योर अगर आप सैल्मन खाते हैं तो आपको ब्रांडेड कराया जाता है कि ये नॉर्वे सैल्मन, उसके लिए प्रीमियम मिलता है वो वाला प्रोडक्ट को, राइट? ये जो पूरा ट्रेजेबिलिटी जो है, एंड ये जो ट्रेजेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का जो कहानी है, उसको हम ग्लोबल कस्टमर तक कैसे डिजिटली लेके जाएंगे. एंड ये जब लेके जाएंगे, ये जो एसएमबीज फैक्ट्रीज की जो बात कर रहे हैं ना, इनको कैसे हम अपग्रेड करें, नॉट just on the infrastructure but more on the process and technology. And today I think there are many pieces in the technology that we can use to, what we call as industry 4.0, right? Which we can use to really showcase every bits and pieces that happens on the factory floor to the end customer and gain that kind of confidence and comfort
that ठीक है ये इंडिया में हो रहा है प्रोसेसिंग, बट जैसे जिस क्वालिटी का प्रोसेसिंग यूएस में होगा या यूरोप में होगा, सेम क्वालिटी का इधर भी हो रहा है, एंड देयर इज इनफ रीजन टू बिलीव that this is something that we can consume, right? Because food is if you ask me, a very tough category for anybody to crack into, especially in the developed world. जी हाँ, वो they may give you a chance in 10 other things, but food में उनको Food. chance is a very tough thing, right? food Which and is also pharma. food and pharma, right? Which is also, I keep saying, as entrepreneurs, we should be extremely responsible when we take this product out to the world, because जी. more than Captain Fresh brand that we are trying to represent, we are representing India as a brand. मुझे ये बताइए फिर शोभित, वी ग्रो के लिए फिर अगला पड़ाव क्या रहेगा? इंडिया की कैपेसिटी टू कंज्यूम बहुत फास्ट बढ़ रही है. इनफैक्ट वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन द वर्ल्ड, बट हम सब कंज्यूम कर लेते हैं इंटरनली, रादर हम इंपोर्ट भी करते हैं. एंड डेटा के हिसाब से बोलो तो ये जो मार्केट जो हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स की, ऑलमोस्ट डबल होने वाली है इन 8 to 9 years. एंड वी आर वेरी एक्साइटेड विद बोथ द अपॉर्चुनिटीज. पहली अपॉर्चुनिटी की बिल्ड फॉर इंडिया एंड इन इंडिया, एंड विद टाइम ऑल्सो you see opportunities कि इंडिया फ्रूट्स बाहर भी कैसे बेच सकेगा. I think both are interesting. But the next wave of growth is obviously geography in India and exports. But the next thing which a startup like us will do, Harshada, is using data to really bring machine learning. And ये बहुत बोलने की बहुत लोग बोलते हैं, but I'll give you examples. अगर आप एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट देखोगे, लाइक फ्रूट्स जो नेचुरली उगता है, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो आप, राइट? वो पेड़ में ही उगेगा. उसमें बहुत ज्यादा वेगरीज होती हैं, क्वालिटी की, कभी हार्वेस्टिंग की, कहाँ से लेना नहीं लेना, बहुत चेंजेस होती हैं. एंड ये बहुत ही एक एक्सपर्ट ड्रिवन इंडस्ट्री बॉटलनेक हो चुका है कि एक दो एक्सपर्ट्स हैं, वो जाके देखते हैं, वो बोलते हैं क्वालिटी अच्छी है कि नहीं. आई थिंक द नेक्स्ट वेव ऑफ, आई वुड से, डी बॉटलनेक और स्केल दैट विल हैपन विद अस इज व्हेन वी एक्चुअली चेंज दिस एंटायर थिंग टू इमेज प्रोसेसिंग. और जो हमने ऑलरेडी लॉन्च किया है, वी हैव लॉन्च एन ऐप कॉल्ड वी लेंस, जी. जो हमने 2.5 साल की मशीन लर्निंग एंड डेटा क्रंचिंग से की है, जहां एज सिंपल एज एक फोटो लो, फ्यू फोटोज लो एक फार्म की, और वो 3D इमेजिंग करके आपके क्वालिटी मिक्स देता है. ओके. एंड वो बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज एक फार्मर को हमेशा लगता है कि अगर कोई बंदा मेरे बगान में आ रहा है तो वो पक्का गलत बात ही बोलेगा दाम घटाने के लिए. तो उसे हमेशा ये बात की एंजाइटी रहती है कि ये बिकेगा किस प्राइस पे, राइट? व्हाट इज द प्राइस? बट जब उसे एक ऐप दिखता है, जिस ऐप से फोटो खींच के उसे ग्रेड मिक्स मिलता है और टेंटेटिव प्राइस, उसको बहुत हाई लेवल कंफर्ट मिलता है कि ये प्राइस है, और साथ में एक सजेशन कि आपको हार्वेस्ट कब करना है. आई थिंक ऐसे बहुत सारे स्किल्ड, आई वुड से, एक्टिविटीज है जो हम बोलते हैं डी स्किलिंग द सप्लाई चेन विद डेटा, वो हम आई थिंक काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं. ये हमें सिर्फ इंडिया में डोमिनेट करने के लिए नहीं, वी आर ऑलरेडी द लार्जेस्ट प्लेयर, बट बहुत छोटे हैं, बहुत हम्बल है कंपेयर टू द साइज ऑफ द इंडस्ट्री. बट ग्लोबली आई वुड से, एज अ कंपनी फ्रॉम इंडिया, ये सब जो टेक्नोलॉजीज हम बिल्ड कर रहे हैं ऑन मशीन लर्निंग will help us actually accelerate our plans to go across India and obviously globally. शोभित, वेरी क्विकली अगर आप मुझे एक अंदाजा दे सके, इस समय इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितने फार्मर्स कर रहे हैं, कितने लोग आपके प्लेटफॉर्म, लेट्स स्टार्ट विद दैट, कितने लोग आपके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, और कितना आप देख रहे हैं वो मात्रा बढ़ती हुई? हर्षदा, इंटरेस्टिंगली हमारे 100% ऑफ द फार्मर जिससे हम माल खरीदते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. हम किसी वेंडर से या कहीं और से वी डोंट परचेज, हम डायरेक्ट फार्मिंग 100% ही करते हैं. एंड आई थिंक 100% ऑफ फार्मर्स, ऑब्वियसली थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स हम जिससे ऑलरेडी काम कर चुके हैं. इन आई वुड से अबाउट 20-30,000 फार्मर्स वी एक्टिवली बाय. एंगेजमेंट हम ऑब्वियसली उनसे काफी ज्यादा से करते हैं, और इंडिया में लाखों फार्मर्स हैं जहां पे ये टेक्नोलॉजी आज जानी है, जहां उन पे हमें ये स्प्रेड करना है. सो दैट्स द आंसर फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन. Secondly, about this entire technology, for now हमने इसे अभी इंटरनल रखा है. जो फार्मर्स हमसे जुड़े सिर्फ उन्हें ही अभी एक्सेस दिया जाएगा, बट विद टाइम हम देखेंगे कि कैसे इसे मोनेटाइज एंड डेमोक्रेटाइज किया जाए. बट अभी हम अपने फार्मर्स पे ही लिमिट करते हैं. उत्तम, आपकी कंपनी कैप्टन फ्रेश अगर हमें अंदाजा दे सके, कितने फिशरमैन, मछुआरों के साथ इस समय काम कर रही है, या फिर जो फिशरी इकोसिस्टम्स है, कितने लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं? में रोज इंडिया में जितना भी लैंडिंग होता है फिश, उसका 1% मेरे प्लेटफॉर्म में लिस्ट होता है. ओके. मरीन लैंडिंग का 1% आज मेरे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होता है रोज. होपफुली नेक्स्ट 3-4 साल में उसको हम 3-4-5% तक लेके जाएंगे. तो एक इम्पैक्ट की तरफ, लार्जर इम्पैक्ट की तरफ हम जाएंगे. इनफैक्ट बट 1% भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये आई एम about 14 million tons of production that happens in India. ये पूरा B2B सेक्टर, और स्पेशली क्योंकि आपकी रिपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग और कृषि पर ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि वही वो थ्रस्ट इंजन्स रहने वाले हैं.
किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आएंगी? अब तक जो हमने देखे हैं पिछले 2 सालों में B2B में करीब $8.5 बिलियन तक का निवेश हुआ है डिस्पाइट द फंडिंग विंटर। ये बताइए कितना और निवेश इन एरियाज में आता हुआ दिखाई देगा जो लार्जली इनको और एम्पावर करेगा और भी बड़े सपने देखने के लिए और उनको अचीव करने के लिए? So Harshada, first of all, I want to double click on two things that Shobit and Uttam said. एक is अगर ये टेक्नोलॉजी adoption नहीं हो तो बड़ी कंपनीज बन ही नहीं सकती. तो फर्स्ट इट्स ग्रेट टू सी दैट दिस टेक अडॉप्शन इज हैपनिंग क्योंकि 1% ऑफ फिशरमैन इससे पहले किसी एक प्लेटफॉर्म में नहीं थे एंड बिकॉज ऑफ विच लार्ज कंपनीज कुड नॉट हैव बीन बिल्ट, राइट? And second, for entrepreneurs who are building in this space, to what Uttam said, that we are representatives of India. So as you build global businesses, we should have a very high bar to what we are selling in the world because सिर्फ हमारी खुद की कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देश की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी when you're going and selling to the world, right? Now coming back to the investment landscape, अगर आप ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग देखो, नेक्स्ट 10 साल में close to $1 trillion of new manufacturing GDP will be created. That is huge. That is more than 2x of what has been created in the last 75 years. आज इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी क्लोज टू 500 बिलियन है. नेक्स्ट 10 साल में 1 ट्रिलियन ऐड होगा और जाके 1.5 ट्रिलियन की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बन जाएगी. सिमिलरली एग्री विल आल्सो ग्रो एट अ सिग्निफिकेंटली फास्ट रेट. तो अगर आप हमारा रिपोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस साल we had $50 billion of agri exports, which is the highest in the history of India, right? So there are significant opportunities and we've just scratched the surface. अभी 6 यूनिकॉर्न्स हैं, 23-24 कंपनीज जो $100 million प्लस वैल्यूड है, ये B2B एंड एग्री सेक्टर में. There is no reason why India should not have 20-25 large $1 billion plus companies given इतनी opportunities across manufacturing and agriculture. वाह, तो बड़ा मौका डेफिनेटली रहेगा. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आप तीनों से इजाजत लूंगी. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए और डिटेल में इनसाइट शेयर करने के लिए कि किस तरह से आप अपने बिजनेसेस को शेप कर रहे हैं और कैसे आप लार्जली देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर को इवॉल्व होते हुए. सुदीप्तो, शोभित और उत्तम, प्लेजर स्पीकिंग टू यू. थैंक यू अर्शदा. थैंक यू. चलिए, इसी मोड पर हम भी लेंगे आप सभी से इजाजत. आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. गुड बाय, टेक केयर.